नाम लेते वीडियो वायरल हो जाता। तो नामो बहुत भारी ना है मेरा, आर्यन कैल्विन। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अबे कौन है ये आर्यन कैल्विन, जिसका बस नाम लेने से ही तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाती है, तुम्हारी वीडियोस पे 1 मिलियन लाइक्स आ जाते हैं। तो देखो मेरे भाई, अगर पिछले कुछ महीनों में तुमने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में जरा सा भी टाइम बिताया है, तो तुमने इसका नाम, इसका चेहरा और इसका ऑरा तो जरूर देखा होगा, जहां लोग बस इसका नाम ले रहे हैं और उनकी वीडियो वायरल हो जा रही है। इसके खुद के वीडियोस 50-50 मिलियन व्यूज पार करते हैं और पे वीडियोस में तो 150 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। बट हियर इज अ कैच। एक तरफ जहां कैरी मिनाटी, भुवन बाम और आशीष चंचलानी जैसे लेजेंड्स को इतना बड़ा फैन बेस बनाने में सालों लग गए, वहीं पे मानो इस लड़के ने इंटरनेट के एल्गोरिदम को हैक ही कर लिया है। चाहे व्यूज की बात हो या फिर फॉलोइंग, आर्यन कैल्विन इन सब से बहुत आगे है और आज के डेट पे ही इज द वन जो इंटरनेट को रूल कर रहा है। लेकिन इतने सारे व्यूज और फॉलोअर्स के बाद भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया, जहाँ इसके पास करोड़ों की रीच तो है लेकिन ब्रांड्स जीरो। जब आप सौरभ जोशी, खगेश या भुवन बाम को देखते हो तो उनके पास सैमसंग, पिज्जा हट या मामा अर्थ जैसे टियर 1 ब्रांड्स की लाइन लगी होती है। लेकिन आर्यन कैल्विन इतने बड़े नंबर्स होने के बाद भी ही इज गेटिंग लोकल या टियर 3 ब्रांड्स, या कभी कभी वो भी नहीं। पर ऐसा क्यों? क्या सोशल मीडिया की दुनिया में सिर्फ व्यूज ही सब कुछ नहीं होते क्या? नहीं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सो हे गाइस, मेरा नाम है ध्रुव एंड यू गाइस आर वाचिंग। और भाई क्या चल रहा है? तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम आर्यन कैल्विन का सक्सेस स्टोरी नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि वो कौन सा फॉर्मूला है जो ये तय करता है कि एक क्रिएटर भुवन बाम की तरह सालों साल तक चलेगा या फिर बस एक ट्रेंड बन के रह जाएगा। इस एल्गोरिदम के महासंग्राम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा और इस पूरे फेनोमेना के रूट्स को ट्रेस करना होगा। Who exactly is आर्यन कैल्विन और ये अचानक से इतना वायरल कैसे हो गया? एल्गोरिथम। आर्यन कैल्विन का असली नाम अमन पंडित है, जो झारखंड के धनबाद शहर से आता है, जो इंडिया का कोल कैपिटल भी है। मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, घर के फाइनेंशियल स्ट्रगल और बाप की छोटी सी खैनी की दुकान। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां तुम अगर फोन उठा के घूमते हो तो लोग तुम्हें आवारा बोल देते हैं। लेकिन आर्यन ने इसी छोटी सी दुनिया में पूरे डिजिटल स्पेस को एनालाइज किया और एक अल्टर ईगो डिजाइन किया, जिसे हम आज आर्यन कैल्विन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा लड़का जो झारखंड के उसी रो अनपोलिश लाइफस्टाइल से निकलता है और कैमरा उठा के कोई फैंसी स्किट नहीं बनाता। ही शूट्स स्ट्रेट फ्रॉम द ग्रासरूट्स लेवल। टॉपिक्स देखो, राजमिस्त्री कैल्विन या फिर द डिक्टेटर। ये वो कंटेंट है जो सीधा मास ऑडियंस को टारगेट करता है, जिनके पास 4G डेटा तो पहुंच गया था, लेकिन स्क्रीन पर उनके लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था। अगर इस भयंकर ग्रोथ को एल्गोरिदम और क्रिएटिव पैरामीटर्स के टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो 3 मेन फैक्टर्स निकल के आते हैं। पहला, ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग का फंडामेंटल लॉजिक एस्पिरेशनल वैल्यू पे चलता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे पेंट हाउस और महंगी चीजों को फ्लेक्स करना। आर्यन कैल्विन ने इस पूरे बायस को खत्म कर दिया। जहां पे लोग महंगी चीजों को फ्लेक्स करके व्यूज बटोर रहे थे, वहां पे आर्यन ने रिलेटिबिलिटी का सहारा लिया। उसने ऐसा कंटेंट बनाया कि पूरी मास ऑडियंस उससे रिलेट कर पाए। उसने जब स्कॉर्पियो लिया था तो उसने कुछ बड़ा चढ़ा के एकदम ग्रैंड एंट्री या फिर ये मैंने उखाड़ लिया, इस तरह का कुछ नहीं बनाया था। इसने ऑडियंस को थैंक यू बोला और एक ग्रेटिट्यूड के साथ उसने स्कॉर्पियो की डिलीवरी ली थी। पूरा हुआ। थैंक यू। तो गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं काम को आगे बढ़ाने के लिए। वो अपनी माँ के साथ डिलीवरी लेने गया था और वो काफी इमोशनल भी हो गया था। इस बंदे में एक स्मॉल टाउन यूथ का इनहेरेंट ऑकवर्डनेस दिखता है, ऑनेस्टी दिखती है, कल्चरल मॉडेस्टी दिखती है, जो लाइफस्टाइल एस्थेटिक को बाईपास करके सीधा ऑडियंस से कनेक्ट करता है। रो अनफिल्टर्ड कॉमेडी। इसके यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको कोई ओवर द टॉप एडिटिंग नहीं दिखेगा, ना ही फेक अमेरिकन एक्सेंट दिखेगा। जो बात गलियों में दोस्तों के बीच होती है वही इसके स्क्रिप्ट में भी दिखती है। बात तो सही है। और तीसरा, ऑरा फार्मिंग। इंटरनेट में जब किसी क्रिएटर का मीम बनता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, तब समझ जाना कि वो वायरल होने के आखिरी स्टेज पे खड़ा है। ठीक है, समझ गया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आज के डेट पे लोग बस उसका वीडियो नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसके वीडियो में कमेंट कर रहे हैं आर्यन कैल्विन और 99999 जो भी होता है, और खुद एल्गोरिदम को पूछ दे रहे हैं। तुम लोगों ने काफी वीडियो देखा होगा जहाँ पे लोग बस उसका नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये वाला वीडियो तो वायरल है। वीडियो वायरल लगाए।
तो तुम खुद ही समझ सकते हो कि बंदे का ऑरा किस लेवल का होगा। और यही वजह है कि जहाँ बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस 100 मिलियन व्यूज टच करने को तरसते हैं, वहीं पे ये आर्यन केल्विन के लिए हर रोज की बात है। नाम लेते वीडियो वायरल हो जाता तो नामो बहुत भारी ना है मेरा, आर्यन केल्विन। लेकिन अब बात करते हैं उस बड़े विवाद की जिसने इस पूरी सक्सेस स्टोरी पे एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, द ब्रांड पैराडॉक्स। एक सिंपल सा रूल होता है इंटरनेट का, जितने व्यूज उतनी अटेंशन और उतना ही पैसा। लेकिन ये रूल आर्यन के लिए थोड़ा सा टूट जाता है। जहां पे इसके पास आज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, करोड़ों का रीच है, लेकिन भी बड़ी टियर 1 कंपनीज इसके पास ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए क्यों नहीं आ रही। वहीं पे इसके साथ वाले कंटेम्प्रेरी क्रिएटर्स को वैसी डील आराम से मिल जाती है। इसके पीछे 3 बड़े और कड़वे रीजंस है जिसको समझना हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत जरूरी है। पहला, ब्रांड सेफ्टी एंड एस्थेटिक फिट। ब्रांड सिर्फ नंबर्स नहीं देखती, वो ब्रांड अलाइनमेंट देखती है। सैमसंग, मामा अर्थ, डामेंच या फिर कैसिफाई, इस तरह की कंपनीज जब किसी क्रिएटर को करोड़ों रुपए देती है तो वो चाहती है कि उनका प्रोडक्ट एक क्लीन, अर्बन और एस्थेटिक इन्वायरमेंट में दिखे। वही आर्यन का कंटेंट रो, ग्राउंडेड और कभी कभी लाउड देसी कैटेगरी में आ जाता है। कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे ब्रांड मैनेजर्स को लगता है कि ये कंटेंट उनके प्रीमियम प्रोडक्ट की इमेज के लिए सही नहीं है। दूसरा, ऑडियंस परचेजिंग पावर। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आर्यन की ऑडियंस भले ही करोड़ों में है, लेकिन वो टियर 2 या टियर 3 शहरों से आती है। ब्रांड्स को लगता है कि इस क्रिएटर के पास ऑडियंस तो है, लेकिन उस ऑडियंस के पास वैसी परचेसिंग पावर है ही नहीं जो इनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स को खरीद पाए। और वहीं दूसरी तरफ जो क्रिएटर अर्बन या फिर लाइफस्टाइल कंटेंट बनाते हैं, उसकी ऑडियंस भले ही कम हो, लेकिन इस ऑडियंस के पास उस ऑडियंस से परचेजिंग पावर रिलेटिवली ज्यादा होती है। और इस वजह से ब्रांड्स इस तरह के कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करना पसंद करते हैं। तीसरा, कंटेंट स्ट्रक्चर। आर्यन के वीडियोस स्केच कॉमेडी या फिर सिचुएशनल ह्यूमर पे बेस्ड होते हैं, और ऐसे कंटेंट में बिना फ्लो तोड़े ब्रांड इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो जबरदस्ती ब्रांड घुसाएगा तो उसकी ऑडियंस को ये फेक लगेगा, और यही आर्यन का सबसे बड़ा स्ट्रगल है। उसकी ऑडियंस को उसका कंटेंट तो पसंद आता है, लेकिन ब्रांड्स को पसंद नहीं आता। है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फिर इस कहानी का अंत क्या है? क्या आर्यन केल्विन बस कुछ समय का ट्रेंड है, या फिर ये इस बैरियर को तोड़कर एक लेगेसी बना पाएगा? आइए देखते हैं, मजा आएगा। और यहाँ पे एंट्री होती है कंटेंट क्रिएशन के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल फैक्ट की, द नोवेलिटी फेड इफेक्ट। देखो, ह्यूमन ब्रेन की एक आदत होती है, उसे हर वो चीज पसंद आती है जो नई होती है। जब आर्यन नया नया आया था, उसका कॉमेडी काफी नया था, काफी ह्यूमरस था और काफी हटकर था। इस वजह से लोगों को वो पसंद आया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसके पास कंटेंट की कमी होती जाएगी। मतलब जिस तरह का ह्यूमर वो बना चुका है, अगर वो उसी तरह का ह्यूमर फिर से डालेगा तो लोगों को वो मजा नहीं आएगा, और एक टाइम के बाद कंटेंट की कमी होने लगेगी। और अगर ये अपना कंटेंट को इवॉल्व नहीं करता है तो धीरे धीरे इसकी ऑडियंस उससे बोर हो जाएगी, और फिर कोई दूसरा क्रिएटर आ जाएगा जो इसको ओवरराइड कर देगा। इंटरनेट के इतिहास में ऐसे सैकड़ों क्रिएटर्स हैं जो 100 मिलियन व्यूज से सीधा 0 पे आ गए। भुवन बाम, सौरव जोशी या फिर आशीष चंचलानी जैसे क्रिएटर सालों साल तक क्यों याद किए जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ व्यूज नहीं कमाए, उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाई, कैरेक्टर लॉयलिटी बनाई। भुवन बाम ने ढिंढोरा और ताजा खबर जैसी सीरीज बनाई और खुद को एक यूट्यूब स्केच क्रिएटर से इवॉल्व करके एक मेन स्ट्रीम एक्टर में कन्वर्ट कर दिया। और अगर सौरव जोशी की बात करें तो उसके पास सालों साल तक कंटेंट की कमी नहीं होने वाली। पहले पीयूष था, फिर घर आया, फिर गाड़ी ले ली, शादी कर ली, कुणाली आएगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी। आज आर्यन केल्विन जिस मुकाम पे है वो उसकी प्योर मेहनत और उसकी ऑडियंस का प्यार का नतीजा है। उसने वो अचीव कर लिया है जो बड़े बड़े क्रिएटर्स का सपना होता है। लेकिन इस पॉइंट पे वो एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहां उसे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या उसे सिर्फ व्यूज के पीछे भागते रहना है, या फिर अपना कंटेंट को इवॉल्व करना है और टियर 1 ऑडियंस को कैप्चर करना है? देखो, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। अगर उसने इस पॉइंट पे अपना कंटेंट को चेंज करने का ट्राई किया तो ये भी हो सकता है कि जितना फेम उसने अभी तक कमाया है वो भी चला जाए, बिकॉज ही इज नोन फॉर व्हाट ही इज टुडे। मैं तो बोलूंगा भाई, चेंज मत करो, जैसे हो वैसे रहो, जो आना है खुद ब खुद आएगा। कंटेंट बनाते रहो, ऑडियंस देखेगी, और ब्रांड्स को आना होगा तो आएगी। और वैसे भी झारखंड के लोग मस्त मिजाज वाले होते हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। तो भाई, फुल सपोर्ट टू आर्यन केल्विन। और कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि तुम लोग को क्या लगता है, क्या आर्यन केल्विन आने वाले सालों में भी रिलेवेंट हो पाएगा जैसे सौरव जोशी आज के डेट पे है, या फिर वो फेड हो जाएगा? तो बस इतना था इस वाले वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट। और कौन बोलता है भाई झारखंड को कोई नहीं चिंता? चिन्हवाए अभी।